हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शांतनु और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एफएसएच और एलएच यानी कि गोनेडोट्रोपिन्स जो हैं उनके रेगुलेशन के बारे में। पिछले वीडियो में हमने एफएसएच और एलएच दोनों हार्मोन्स के काम के बारे में हमने डिटेल्स में बात की। आज का ये जो वीडियो है पूरा डेडिकेटेड रहेगा रेगुलेशन के बारे में। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं, इनका रेगुलेशन हमारी बॉडी में कैसे होता है। लेकिन इससे पहले कि हम ये पढ़ें कि रेगुलेशन कैसा होता है, चलिए जल्दी से हम रिवाइव करते हैं कि हमने पिछली क्लास में वर्क्स के बारे में, उसके काम के बारे में क्या पढ़ा। देखिए, एफएसएच जो हार्मोन है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों के अंदर ही गैमेटोजेनेसिस को इंड्यूस करता है। जबकि एलएच जो है, एलएच फीमेल के अंदर ओव्यूलेशन के लिए जरूरी होता है और मेल के अंदर यही एलएच आईसीएसएच यानी इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के रूप में लेडिक सेल को प्रमोट करता है टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट के बारे में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये सारे डायग्राम्स हमने देखे हैं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इधर आई बटन में आपको इस वीडियो का लिंक दूंगा, आप वहां से इसे देख सकते हैं। चलिए इस ग्राफिक्स के जरिए हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे कि ये एलएच और एफएसएच अभी टेस्टिस यानी मेल के अंदर इनका क्या काम है। देखिए, यहाँ पर हाइपोथैलेमस जो है वो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन रिलीज करता है और ये जो गोनेडोट्रोपिन रिलीज हार्मोन है हाइपोथैलेमस से सीक्रेट होकर एंटीरियर पिट्यूटरी में आता है। अब एंटीरियर पिट्यूटरी इधर से दो गोनेडोट्रोपिन जो कि एक एफएसएच है दूसरा एलएच है, इनको सीक्रेट करती है। एफएसएच का काम क्या है? सर्टोली सेल्स को फैसिलिटेट करना स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। बिकॉज एफएसएच का काम है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग सेल, सर्टोली सेल्स को और जो जर्मिनल एपिथेलियल सेल उसको प्रमोट करता है। तो जिससे क्या होता है, अच्छा जैसे जैसे अब ये पूरा रेगुलेशन समझाया है इसमें, तो थोड़ा सा गौर करिएगा। यहाँ पे जैसे जैसे स्पर्म्स बढ़ेंगे, यहाँ पर ये जो सर्टोली सेल्स हैं, जब स्पर्म्स का लोड ज्यादा होगा तो जब वो ओवरलोड हो जाएंगे। बिकॉज क्यों ओवरलोड हो रही है? बिकॉज एफएसएच का अमाउंट बढ़ रहा है और एफएसएच की अमाउंट बढ़ने से क्या हो रहा है, सर्टोली सेल पर मोर एंड मोर स्पर्म्स आर कमिंग, ज्यादा से ज्यादा स्पर्म्स आ रहे हैं मैच्योर होने के लिए। इसलिए इसको रोकने के लिए सर्टोली सेल इनहिबिन सीक्रेट करती है। ये इनहिबिन फीडबैक रेगुलेशन के जरिए एंटीरियर पिट्यूटरी पर जाता है और उसको इंड्यूस करता है कि एफएसएच का क्या हो जाए, डाउन रेगुलेशन हो जाए, यानी एफएसएच का कमी हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे मेल के अंदर जो एफएसएच का जो इनहिबिशन है वो इनहिबिन के जरिए होता है और ये इनहिबिन सीक्रेट होता है सर्टोली सेल से। चलिए दूसरी तरफ जो एलएच हार्मोन है, एलएच हार्मोन हमने बात की, मेल के अंदर जो एलएच है उसे हम आईसीएसएच भी बोलते हैं, लेकिन जनरली हम एलएच बोल सकते हैं। ये सीधा सीधा टारगेट करता है लेडिक सेल को और लेडिक सेल क्या सीक्रेट करती है? टेस्टोस्टेरोन। ये सब हम जानते हैं। तो इसलिए लेडिक सेल यहाँ पर टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट कर रही है। अब देखिए यहाँ पे ये जो रेड लाइन है ये नेगेटिव फीडबैक को दिखा रही है। बिकॉज यहाँ पे ये देखिए, ये नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, यहाँ पर ये है पॉजिटिव पॉजिटिव। क्लियर है? अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे एफएसएच ने अपना जो इनिबिशन है वो खुद नहीं किया। एफएसएच का इनिबिशन करने के लिए दूसरा हार्मोन है नेगेटिव इनिबिशन के लिए, वो है इनहिबिन। लेकिन यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन का अमाउंट जब ब्लड में बढ़ता है तो क्या करता है, एक डेफिनेटिव अमाउंट के बाद टेस्टोस्टेरोन अपना ही फीडबैक रेगुलेशन करने लगता है। बिकॉज ब्लड के अंदर टेस्टोस्टेरोन का एक कांस्टेंट लेवल चाहिए। तो जैसे ही एलएच ने लेडिक सेल को एक्साइट किया, लेडिक सेल ने टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट किया, ब्लड के अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ा और अब एक डिफरेंट अमाउंट से ज्यादा हो रहा है। तो क्या करेगा, टेस्टोस्टेरोन अपना ही फीडबैक इनिबिशन करेगा। तो इसलिए टेस्टोस्टेरोन खुद जाके इंटीरियर पिट्यूटरी को और साइमल्टेनियसली हाइपोथैलेमस को करता है कंट्रोल, ताकि जीएनआरएच, हाइपोथैलेमस को क्या बोलेगा, गोनेडोट्रोपिन रिलीज हार्मोन कम करो, ताकि इंटीरियर पिट्यूटरी भी कम करे और साइमल्टेनियसली ये इंटीरियर पिट्यूटरी को भी फीडबैक रेगुलेशन देता है। क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पे बेसिक डिफरेंस क्या है एफएसएच में? एफएसएच अपना फीडबैक रेगुलेशन खुद नहीं करता। ऐसा नहीं होता कि एफएसएच की ब्लड में मात्रा बढ़ेगी तो एफएसएच खुद जाके करेगा, ऐसा नहीं। एफएसएच के पास इनिबिन है, जबकि एलएच का जो बाई प्रोडक्ट है, एलएच के बाई प्रोडक्ट तो नहीं बोलूंगा, एलएच की वजह से लेडिक सेल ने जो हार्मोन सीक्रेट किया टेस्टोस्टेरोन, वो खुद अपना ही नेगेटिव फीडबैक रेगुलेशन करेगा और जाकर के हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी दोनों, यहाँ पे ये बात समझने लायक है, दोनों को जाकर के नेगेटिव फीडबैक रेगुलेट करता है। यहाँ पे ये वाला जो एरो है, ये वाला जो एरो है, इसको थोड़ा समझने की जरूरत है। यहाँ पे क्या करा लेडिक सेल दूसरी तरफ एक बहुत जरूरी बात जो देखिए, लेडिक सेल ने टेस्टोस्टेरोन बनाया, टेस्टोस्टेरोन और बहुत सारे काम करेगा, डन। लेकिन यहां पर लेडिक सेल क्या करती है, लेडिक सेल कुछ और हार्मोन सीक्रेट करती हैं और इस टेस्टोस्टेरोन के जरिए, कुछ और हार्मोन नहीं, इसी टेस्टोस्टेरोन के जरिए यहां पर सर्टोली सेल को भी प्रमोट करती है। यानी लेडिक सेल से सीक्रेट होने वाला टेस्टोस्टेरोन है वो इन टर्न सर्टोली सेल्स जो अपना काम कर रही हैं, जो
जर्मिनल एपिथेलियम की सेल्स जो स्पर्म प्रोडक्शन का काम कर रही है उनको भी मजबूती देती है। इसलिए टेस्टोस्टेरोन इनडायरेक्टली स्पर्मेटोजेनेसिस में भी थोड़ा थोड़ा हेल्पफुल हो रहा है यहाँ पे। क्लियर है? तो ये तो था पिट्यूटरी हार्मोन मेल और फीमेल के अंदर, ठीक है। ये सारी बातें हमने पढ़ी। फीमेल में हमने पढ़ा था कि फीमेल में क्या होता है, एफएसएच की वजह से ये थीका सेल बनती है। थीका जो है एफएसएच की वजह से oogenesis होता है और थीका सेल की ग्रोथ की वजह से एस्ट्रोजन निकलता है और ये एस्ट्रोजन फीमेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स लाता है। चलिए अब अपन और बात करते हैं यहाँ पे। यहाँ पे हम अगर बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो ये देखिए शुरुआत से देखिए बिगिनिंग एट द अप्रोक्सीमेटली, हम यहाँ से शुरू से बात करें, ये पिट्यूटरी की बात करें। बिगिनिंग एट द अप्रोक्सीमेटली एज 8 द हाइपोथैलेमस इंक्रीजेस इट्स प्रोडक्शन ऑफ गोनेडोट्रोपिन। 8 साल की उम्र में हाइपोथैलेमस जीएनआरएच का प्रोडक्शन है वो बढ़ा देता है, ठीक है। अब यहाँ से जो जीएनआरएच आएगा, जीएनआरएच 8 साल की उम्र में, यानी एक फीमेल है वो 8 साल की उम्र में, क्योंकि प्यूबरिटी तो आएगी 12-13 साल की उम्र में, 8 साल की एज में ये हुआ। जीएनआरएच की वजह से क्या होगा, जीएनआरएच ट्रिगर्स द एंटीरियर पिट्यूटरी टू रिलीज आरएच, एलएच एंड एफएसएच। अब जीएनआरएच क्या करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी को एफएसएच और एलएच के लिए प्रमोट करेगा। तो यहाँ पे ये एफएसएच और एलएच यहाँ पे रिलीज हो गया, एफएसएच और एलएच रिलीज हो गया, ठीक है। 8 साल की उम्र में मेल और फीमेल दोनों के अंदर बात कर रहे हैं। अब देखिए बिफोर प्यूबरिटी क्या होता है। बिफोर प्यूबरिटी क्या करें, देखिए इधर ये टेस्टिस पे इफेक्ट डालेगा इधर, और इधर ये क्या डालेगा, ओवरी पे डालेगा। 3 नंबर पे क्या लिखा है, LH एंड FS ट्रिगर। LH और FSH क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन इन द टेस्टिस और एस्ट्रोजन प्रोडक्शन इन द ओवरी। टेस्टिस के अंदर टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन को शुरू करता है और इधर ओवरी के अंदर एस्ट्रोजन। और जब यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन बन जाएगा, ये टेस्टोस्टेरोन रिलीज हो रहा है, ठीक है। अब इसके क्या है, यहाँ कहाँ से रिलीज हो रहा है, टेस्टिस से। तो ये क्या कराएगा, इधर करवाएगा, सबसे पहला काम कराएगा ये स्पर्मेटोजेनेसिस का मेल के अंदर। दूसरा काम क्या कराएगा, मेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल हार्मोन्स के बारे में, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो है उनको शुरू करवा देगा। 8 साल की उम्र में शुरू हुआ था तो प्यूबरिटी धीरे धीरे होने शुरू हो जाएगी, बिकॉज मेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर आने शुरू हो गए, द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षण है वो आने शुरू हो गए। जैसे पेनिस की ग्रोथ होती है और स्क्रोटल जो सैक होता है, टेस्टिकुलर जो सैक होता है उसकी ग्रोथ होती है। फेशियल हेयर्स, दाढ़ी मूंछ आती है। लिरिक्स जो है इलोंगेट होता है, जो अपना जो वॉइस बॉक्स है, ठीक है, और इससे जो वॉइस की जो पिच है वो थोड़ी सी डाउन होती है। शोल्डर ब्रोडन होते हैं, कंधे चौड़े हो जाते हैं। बॉडी, आर्म पिट और प्यूबिक हेयर, बॉडी के अंदर बॉडी हेयर्स, आर्म पिट के हेयर्स और जो प्यूबिक हेयर है जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के चारों तरफ होते हैं उनके अंदर ग्रोथ होती है। और मसल्स जो है उनके अंदर एक्टिन, मायोसिन और ओवरऑल प्रोटीन सिंथेसिस को टेस्टोस्टेरोन मजबूत करता है, जिससे बॉडी के अंदर मस्कुलिनिटी आती है, यानी मसल्स का डेवलपमेंट ज्यादा होता है, ठीक है। इसके अलावा जितना भी ये ब्लड में होता है उतना ठीक है, लेकिन जब ब्लड में जरूरत से ज्यादा होता है, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, टेस्टोस्टेरोन अपना ही फीडबैक रेगुलेशन करता है, तो ये अपने आप को जाता है और नीचे यहाँ पर नेगेटिव रेगुलेट कर देता है, किसको, जीएनआरएच को। क्लियर है, ये पूरा नेटवर्क समझ में आएगा। इसी तरह से एस्ट्रोजन की हम बात करें तो ओवरी के अंदर एस्ट्रोजन रिलीज हो रहे हैं, एस्ट्रोजन की वजह से फीमेल के अंदर डेवलपमेंट होंगे, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा, मैच्योर होने शुरू हो जाएंगे, हिप्स का जो एरिया है, जो पेल्विक गर्डल है वो चौड़ी हो जाएंगी, प्यूबिक हेयर्स ग्रोथ हो जाएंगी। इसके अलावा बॉडी हेयर्स का सप्रेशन हो जाएगा। इसके साथ साथ फॉलिक्यूलोजेनेसिस हो रहा है, यानी ओवम का बनना भी शुरू, जो फॉलिकुलर डेवलपमेंट हो रहा है, और इस फॉलिकुलर डेवलपमेंट से जो थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना बन रहे थे उसकी वजह से और हार्मोन सीक्रेट होता है। यहाँ पे एक चीज और, जो बिफोर प्यूबरिटी द हाइपोथैलेमस, यहाँ पे ये पॉइंट पढ़िए, बिफोर प्यूबरिटी हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी आर वेरी सेंसिटिव टू द नेगेटिव फीडबैक। यहाँ पर ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए समझने, प्यूबरिटी से पहले हाइपोथैलेमस हो चाहे चाहे पिट्यूटरी हो, ये नेगेटिव फीडबैक के लिए बहुत सेंसिटिव होते हैं। थोड़ा सा भी अगर नेगेटिव फीडबैक मिलेगा तो बहुत जल्दी से सप्रेस हो जाते हैं, ठीक है। नेगेटिव फीडबैक सिग्नल फ्रॉम द टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन, थोड़ा सा भी अगर ब्लड में टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन की मात्रा थोड़ी सी भी बढ़ जाएगी तो बंद हो जाएंगे। ड्यूरिंग प्यूबरिटी its sensitivity of the hypothalamus and puberty to its negative feedback regulation decreases to the level typically seen in the adults। अब क्या होगा, ये जो नेगेटिव फीडबैक जो मैकेनिज्म हो रही है इसके प्रति जो इनकी सेंसिटिविटी है वो कम हो जाएगी। यानी कहने का मतलब है, पहले जिस अमाउंट पर ये नेगेटिव फीडबैक हो जाते थे, यानी टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन की जिस कंसंट्रेशन तक ये जीएनआरएच का प्रोडक्शन बंद कर देते थे या कम कर देते थे, अब उस कंसंट्रेशन पर कुछ नहीं होगा।
अब उससे ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन की कंसंट्रेशन जब ब्लड में होगी, तब जाकर के ये कुछ थोड़ा हल्का-फुल्का सेंसिटिविटी होगी, और यानी कहने का मतलब ब्लड के अंदर टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन की ज़्यादा कंसंट्रेशन अब रहने लगी। These changes allow to increase the production of testosterone and estrogen that stimulate the secondary sexual characters. ठीक है, प्यूबरिटी से पहले तो क्या होता है, बहुत कम टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन की कंसंट्रेशन ही ब्लड में रहती है, और उससे ज़्यादा होते ही जीएनआरएच अपना काम कम कर देता है, जिससे इनकी कंसंट्रेशन डाउन हो जाती है। लेकिन आफ्टर प्यूबरिटी या फिर ड्यूरिंग प्यूबरिटी क्या होगा, ये जो सेंसिटिविटी वो ज़्यादा हो जाती है, यानी जीएनआरएच को सप्रेस करने के लिए ब्लड के अंदर अब ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन की मात्रा चाहिए। इस वजह से ब्लड के अंदर टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन की मात्रा अब ज़्यादा होगी। इसकी वजह से प्यूबरिटी के अंदर जो होने वाले चेंजेस है वो जल्दी से प्रमोट होंगे, और धीरे धीरे ये सेंसिटिविटी थोड़ी थोड़ी और बढ़ जाएगी। ठीक है, और जब फुली एडल्ट होते हैं तो ब्लड के अंदर टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन की मात्रा और ज़्यादा हो जाती है, जिससे उसके और जो कैरेक्टर्स हैं वो आते हैं। चलिए अब ओवरी के अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं, फीमेल को थोड़ा सा पढ़ते हैं, फीमेल डेवलपमेंट को अपन थोड़ा सा पढ़ते हैं। देखिए, जो पहली फेज है, फॉलिकुलर फेज है, उसके अंदर क्या हो रहा है, हाइपोथैलेमस जीएनआरएच को प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी से एफएसएच और एलएच सीक्रेट हो रहे हैं। क्लियर है, एफएसएच फॉलिकल्स, ओवरी से फॉलिकल्स बन रहे हैं, एलएच दोनों को प्रमोट कर रहा है। एफएसएच की वजह से फॉलिकल्स बन रहे हैं, एलएच की वजह से ओवुलेशन हो रहा है। अच्छा देखिए, अब फॉलिकल्स जो है उसकी ग्रोथ से, अब फॉलिकल्स क्या कर रहा है, हमने अभी पढ़ा, फॉलिकुलर ग्रोथ से थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना बनती है, और थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना क्या बनाती है, एस्ट्रोजन। अब यहाँ पर क्या देखो सीक्रेट हो रहा है, एस्ट्राडायल सीक्रेट हो रहा है। अब आप कहेंगे एस्ट्राडायल क्या है, देखिए फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन जो है वो 3 फॉर्म में मिलता है। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबसे डोमिनेंट जो फॉर्म है वो है एस्ट्रायॉल और एस्ट्राडायोल। अब देखिए, आप थोड़ी सी केमिस्ट्री पढ़ेंगे, डाइऑल यानी 2 अल्कोहल ग्रुप है, ट्राइऑल यानी 1 अल्कोहल ग्रुप है। ठीक है, इसमें से 3 फॉर्म में होता है। ठीक है, डाइऑल और ट्राइऑल जो है ये डोमिनेंट फॉर्म है, और उनमें सबसे ज्यादा डोमिनेंट जो मेन जो फॉर्म है एस्ट्रोजन, वो एस्ट्राडायोल है। क्लियर है, एस्ट्रोजन 3 फॉर्म में है, उसमें से 2 के बारे में हमने बात की, एस्ट्राडायोल जो ये है, और एस्ट्रायॉल जो दूसरी है। एस्ट्राडायोल और ट्रायोल मेनली एस्ट्रोजन होती है। ठीक है, तीसरी जो फॉर्म है वो प्यूबरिटी की शुरुआत में रिलीज होती है और मेनोपॉज के दौरान रिलीज होती है फीमेल में। ठीक है, एस्ट्रायन इस तरह से कुछ नाम है, मुझे याद नहीं आ रहा अभी। तो एस्ट्राडायोल और एस्ट्रायोल और एस्ट्राडायोल ये मेन है। मेन इसमें है एस्ट्राडायोल जो सबसे इफेक्टिव। तो यहाँ पर एस्ट्रोजन लिख दो चाहे एस्ट्राडायोल लिख दो, एक ही बात है। तो फॉलिकल्स क्या रिलीज करेंगी, एस्ट्रोजन, एस्ट्राडायोल। अब ब्लड के अंदर जो एस्ट्राडायोल की कंसंट्रेशन है अगर ज्यादा हो जाएगी तो ये हाइपोथैलेमस को नेगेटिव फीडबैक दे देगा। ठीक है, दूसरी तरफ एस्ट्राडायोल क्या कर रहा है, एस्ट्राडायोल दूसरी तरफ यूट्रस के अंदर की जो लाइनिंग है एंडोमेट्रियम, देखिए एस्ट्राडायोल के जो मैक्सिमम रिसेप्टर्स होते हैं वो एंडोमेट्रियम यानी यूट्रस की लाइनिंग पे मिलते हैं। इस वजह से यूट्रस के अंदर डेवलपमेंट ज्यादा होता है। देखिए क्या होगा फॉलिकुलर फेज में, फॉलिकुलर हार्मोन प्रोड्यूस लो लेवल ऑफ एस्ट्राडायोल, कम लेवल प्रोड्यूस करता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, इनिबिट कर देता है जीएनआरएच सीक्रेशन। ठीक है, और एंडोमेट्रियल आर्टरीज टू कॉन्स्ट्रिक्ट, जिसकी वजह से एंडोमेट्रियल, ठीक है, आर्टरीज जो है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं। और क्यों हो जाती है, बिकॉज अब क्योंकि इसी एस्ट्राडायोल ने क्या किया है, हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच का प्रोडक्शन रोक दिया। ठीक है, जिससे अभी आगे और नहीं होगा, अब यहाँ पर कॉन्स्ट्रिक्शन शुरू हो जाएगा, बिकॉज यूट्रस के ऊपर एस्ट्राडायोल का क्या इफेक्ट है, एस्ट्राडायोल जितना ज्यादा होगा यूट्रस का ग्रोथ उतना ज्यादा होगा। फॉलिकुलर फेज। दूसरा है ओव्यूलेशन के दौरान क्या होगा, ओव्यूलेशन के दौरान लगभग सेम रहेगा, लेकिन यहां पर एस्ट्राडायोल क्या करेगा, पॉजिटिव फीडबैक देगा। ठीक है, पॉजिटिव फीडबैक देगा, जिससे क्या होगा और ज्यादा, अभी पॉजिटिव देगा तो जीएनआरएच की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, एफएसएच और एलएच की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, ओवरीज के अंदर फॉलिकल्स का जो डेवलपमेंट है वो बढ़ेगा, बढ़ने से एस्ट्राडायोल और बढ़ेगा, और एस्ट्राडायोल के और बढ़ने से एंडोमेट्रियम जो है उसकी ग्रोथ भी बढ़ेगी, और एंडोमेट्रियम के अंदर जब ग्रोथ होगी तो नई नई ब्लड वेसल्स आएंगी, एंडोमेट्रियम और बढ़ेगी और बढ़ेगी, और एंडोमेट्रियम अब प्रेगनेंसी के लिए रेडी हो जाएगी। ठीक है, तो जब ग्रोइंग फेज होती है, ओव्यूलेशन जो होता है उस दौरान ऐसा होता है, जब ओव्यूलेटरी फेज होती है। ठीक है, जब ओव्यूलेशन कंटिन्यूसली चलता है तो ये होता है। ठीक है, तीसरी फेज ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज में देखिए क्या होगा, जब कार्पस ल्यूटियम बन चुका होता है। ठीक है, यहां पर सेम है, जीएनआरएच बन रहा है, एफएसएच बन रहा है, एलएच बन रहा है, कार्पस। अब देखिए यहाँ पे ओवरीज तो है ही, अब हम कार्पस ल्यूटियम के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या आ गया, अब कार्पस ल्यूटियम, एफएसएच कार्पस ल्यूटियम एलएच पर क्या करेगा, इसी एफएसएच और एलएच की वजह से बनी, एफएसएच की वजह से ओवरी बनी,
ओवम बना, LH की वजह से ओव्यूलेशन हुआ, ओव्यूलेशन होने की वजह से कार्पस ल्यूटियम बनी, ठीक है। तो कार्पस ल्यूटियम रेडी है। कार्पस ल्यूटियम क्या बनाती है? प्रोजेस्टेरोन बनाती है और एस्ट्राडायोल बनाती है थोड़ा थोड़ा। ये दोनों ही क्या करते हैं? नेगेटिव फीडबैक रेगुलेट करते हैं। देखिए ध्यान रखिए, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ब्लड के अंदर जब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों की मात्रा बढ़ेगी तो ये क्या करेंगे? GnRH एंटीरियर पिट्यूटरी इसको क्या करेगा? डाउन रेगुलेट करेगा, उसका इनिबिशन करना। ये बात यहाँ पे गौर करिएगा, मैं भी एक चीज और बताऊंगा आपको, ठीक है। यहाँ पर एस्ट्राडायोल और प्रोजेस्टेरोन दूसरी तरफ इनको भी, यानी यूट्रस का जो ग्रोथ हो रहा है उसको भी क्या करेंगे? सप्रेस करेंगे। क्यों? बिकॉज नेगेटिव फीडबैक है, तो ब्लॉक कर देते हैं। देखिए क्या है? द कार्पस ल्यूटियम सीक्रेट एस्ट्राडायोल एंड प्रोजेस्टेरोन दैट ब्लॉक GnRH प्रोडक्शन बाय हाइपोथैलेमस एंड कॉज एंडोमेट्रियम टू फर्दर डेवलप, ठीक है। एंडोमेट्रियम का डेवलपमेंट अब बहुत कम हो जाएगा, यानी बहुत ही न्यून हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट टॉपिक है, जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स क्या होती हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का जो फंडा है वो क्या है? गर्भ निरोधक जो गोलियां आती हैं उनमें क्या होता है? उसमें हम देते हैं क्या? सिंथेटिक एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। देखिए गर्भ निरोधक गोली कैसे काम करती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार हर एग्जाम में आया है। जो कॉन्ट्रासेप्टिव जो पिल्स हैं उसके अंदर क्या बताया मैंने? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। तो जब भी कोई फीमेल इस टैबलेट को लेंगी तो उसके ब्लड के अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की मात्रा बढ़ जाएगी। क्लियर है? अच्छा, उसकी बॉडी में ऑलरेडी ये सारा साइकिल चल रहा है जो अभी हमने ये तीनों पढ़ा है, ओवेरियन और सब। अब क्या होगा? ब्लड के अंदर जब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की मात्रा ज्यादा बढ़ जाएगी, तो अभी हमने पढ़ा, देखो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की मात्रा होते ही क्या करेगा? GnRH को क्या कर देगा? ब्लॉक। तो ये जो हाइट अभी हमने पढ़ा, फीडबैक रेगुलेशन हो जाएगा। ब्लड के अंदर जो कंसंट्रेशन है वो इंपॉर्टेंट है, तो जैसे ही ब्लड के अंदर जाएंगी क्या होगा? ये GnRH को ब्लॉक कर देगी, GnRH ब्लॉक हो जाएगा, और GnRH के कम होने से FSH का सिक्रेशन और LH का सिक्रेशन दोनों को ही क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अब क्या होगा? oogenesis भी रुक गई, FSH नहीं है, और oogenesis ही नहीं होगी तो ओव्यूलेशन तो होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और जब ओव्यूलेशन और oogenesis ही नहीं हो रहा तो उसके बाद में सेक्सुअल कांटेक्ट हो भी तो क्या होगा? प्रेगनेंसी नहीं होगी। क्लियर है? तो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो होती हैं, जो कि पहले डेली आती थी, वीकली, 15 डे, मंथली, तो जितनी भी फीमेल जो कॉन्ट्रासेप्टिव जो मेथड्स हैं जो इस बेसिस पे काम करते हैं, वो क्या करते हैं? ब्लड के अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को इंक्रीज करते हैं, जिससे फीडबैक रेगुलेशन। तो आई होप आपको ये सारी मैकेनिज्म समझ में आई होगी। ये जो पूरी मैकेनिज्म है ये बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म्स हैं, आप इसे थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत है तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे बताइए आपको क्या समझ में नहीं है। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिजॉल्व योर ऑल क्वेरीज। पीछे का जो लेक्चर है, जो FSH और LH का जो रोल वाला जो है, उसका डिस्क्रिप्शन मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। थैंक्स अ लॉट।